हम लोग आज फजान रूल पढ़ लेते हैं, भाईजान रूल पढ़ लेते हैं। फजान रूल अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फजान रूल, देखो कोई भी फजान रूल का इस्तेमाल हम करते कब हैं? कोई भी मॉलिक्यूल 100% आयनिक नहीं होता है, ना हो सकता है। आयनिक मॉलिक्यूल के अंदर कुछ ना कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर अवश्य छिपा हुआ होता है। उसी कोवैलेंट कैरेक्टर को समझने के लिए फजान रूल है। यानी कोई भी मॉलिक्यूल 100% आयनिक नहीं हो सकता है। हर आयनिक मॉलिक्यूल के अंदर कुछ ना कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर अवश्य मौजूद होगा, और उसी कोवैलेंट कैरेक्टर को, यानी कि उस आयनिक कंपाउंड के अंदर जो कुछ ना कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर छिपा हुआ है, उसको जानने के लिए हम लोग फजान रूल का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं फजान रूल। देखो बेटा, फजान रूल का मतलब क्या होता है और ये किस चीज को प्रिडिक्ट करता है? तो फजान रूल प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट कोवैलेंट कैरेक्टर इन एन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के अंदर कितना कोवैलेंट कैरेक्टर है, इसको बताने के लिए फजान रूल का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात जरा ध्यान से देखो, ये साइज की बात है। हमेशा एन आयन अपने न्यूट्रल एटम से बड़ा होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, जैसे ये कोई एलिमेंट मान लीजिए ए है, ए न्यूट्रल भी है, ए पॉजिटिव चार्ज भी बनाया है, और ए इसका निगेटिव चार्ज भी है। तो हमने कहा तीनों के साइज का ऑर्डर बताओ। तो हमेशा एन आयन अपने न्यूट्रल एटम से बड़ा होता है, और न्यूट्रल एटम अपने कैटायन से बड़ा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एनायन सबसे बड़ा, उसके बाद न्यूट्रल एटम, और उसके बाद कैटायन। जिसके ऊपर जितना ज्यादा निगेटिव आयन होता है, निगेटिव चार्ज होता है, वो साइज में उतना ज्यादा बड़ा होता है, और जिसके ऊपर जितना ज्यादा प्लस का चार्ज ज्यादा होता है, वो उतना छोटा होता है। इसका मतलब क्या हुआ? प्लस जितना ज्यादा होगा वो उतना छोटा होगा, माइनस जितना ज्यादा होगा वो उतना बड़ा होगा। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने आयोडीन लिया, तो हमेशा ये बात याद रखना, एनायन बड़ा होता है न्यूट्रल एटम से, या न्यूट्रल है, और उससे छोटा कौन होता है? कैटायन। जैसे आयोडीन आई माइनस बड़ा है आई से, और आई बड़ा है आई प्लस से। इस बात को जरा समझिए। फजान रूल की जो पूरी कहानी बेस्ड है, वो बस दो ही चीजों पे बेस्ड है। नंबर 1 पोलराइजिंग पावर, और नंबर 2 पोलराइजिबिलिटी। देखो पोलराइजिंग पावर का मतलब है, यहां पे पी पे अंडरलाइन कर लेना, और जैसे देखो ये नाम लिखा है पोलराइजिएबिलिटी, तो इसका मतलब क्या है? पोलराइजिंग पावर से पी से तुम प्लस समझना बेटा, और ए से तुम एनायन समझना, एनायन। इसका मतलब है पोलराइजिंग पावर कैटायन के विषय में जानकारी देता है, और पोलराइजेबिलिटी एनायन के विषय में जानकारी देता है, ठीक है। अब देखो पोलराइजिंग पावर क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ कैटायन टू पोलराइज इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। अच्छा, पोलराइजेबिलिटी क्या है? टेंडेंसी ऑफ एनायन टू गेट पोलराइज्ड। गेट पोलराइज्ड का मतलब क्या हो गया? उसके ऊपर चार्ज का आ जाना। अब जरा ध्यान से देखो, आगे जरा ध्यान से देखो, यहां पे पोलराइजिंग पावर, देखो अब हम एक एक चीज को आपको अलग अलग बताते हैं। जैसे ये इतना एक बार में समझो, इतना एक बार में आप समझो। फजान रूल की पूरी कहानी दो ही चीजों पे बेस्ड है, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। पोलराइजिंग पावर किसके विषय में जानकारी देगा? कैटायन। और पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजिबिलिटी किसके विषय में जानकारी देगा? एनायन। तो देखो पोलराइजिंग पावर चार्ज ऑफ कैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और साइज ऑफ कैटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
बस आपको यही दो बातें याद रखना है पोलराइजिंग पावर के विषय में। अब हमने यहां पूछा पोलराइजिंग पावर का आप डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। तो देखो बेटा, पोलराइजिंग पावर क्या करेगा, दो ही चीजों पे पोलराइजिंग पावर डिपेंड करता है, चार्ज ऑफ कैटायन और साइज ऑफ कैटायन। चार्ज ऑफ कैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजिंग पावर, और साइज ऑफ कैटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैटायन के। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे हमने कहा पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा होगा। तो देखो सबसे पहले हम चेक क्या करेंगे, नंबर वन पे हम क्या चेक करेंगे, चार्ज। तो देखो सारे कैटायन के ऊपर +1 का चार्ज है, तो पहला फंडा तो लगा नहीं। लाइन से चेक करो, पहले चार्ज चेक कर लो, यदि चार्ज से सारी स्पीसीज अलग होती हैं तो चार्ज वाला ही फंडा रखो, यदि चार्ज सबका सेम है तो फिर दूसरी बात पे आ जाओ, साइज ऑफ कैटायन पे। देखो पोलराइजिंग पावर साइज ऑफ कैटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है जो कैटायन जितना बड़ा होगा उसका पोलराइजिंग पावर उतना क्या होगा, कम होगा। अब देखो हम ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो हमेशा साइज बढ़ता है, चाहे वो कैटायन हो चाहे एनायन हो, ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगा, सारे आयन का, सारे एटम्स का ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ेगा। अब जरा ध्यान से समझो, अब ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ा तो सीजियम सबसे बड़ा होगा और लिथियम सबसे छोटा होगा, क्योंकि बेटा लिथियम ऊपर होगा और सीजियम सबसे नीचे होगा फर्स्ट ए में। तो इसका कैटायन सबसे बड़ा होगा, इसका कैटायन सबसे छोटा होगा, और जिसका कैटायन छोटा उसी का पोलराइजिंग पावर ज्यादा। तो किसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा हुआ, Li+ का, उससे कम Na+, K+, Rb+, Cs+। अब चलो पहली बात खत्म। अब जरा यहां पे ये दो बातें एक साथ याद रखो। अब ये वाला डिब्बा याद करो। अब आपको इस वाले बॉक्स के विषय में जानकारी लेनी है। अब यहां पे आ जाओ देखो पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज ऑफ एनायन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ एनायन। देखो पोलराइजिंग पावर में चार्ज और साइज, चार्ज डायरेक्टली था, साइज इनवर्सली था कैटायन का, लेकिन पोलराइजेबिलिटी में दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, चार्ज ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब जरा ध्यान से समझो पोलराइजेबिलिटी, अब पूछा गया है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको बताना है, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर हमने पोलराइजिंग पावर का भी पूछा था, पोलराइजेबिलिटी का भी हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर ही आपसे पूछा है। अब जरा ध्यान से समझो, अब यहां पे है क्या, जब पोलराइजेबिलिटी आपको देखनी हो है ना, तो आप दो ही चीज देखना, पहले चार्ज देखो एनायन का और उसके बाद साइज देखो एनायन का। अब सारे एनायन पे -1 चार्ज है, चार्ज तो सेम निकल गया, तो साइज पे आ जाओगे। ऊपर से नीचे जाने पे एनायन का साइज बढ़ता है, इसका मतलब क्या है, जिसका साइज ज्यादा बड़ा होगा उसकी पोलराइजेबिलिटी भी ज्यादा होगी। देखो बहुत सिंपल तरीके से आपको ये सजा के दिया गया है, आप सिर्फ इसको याद रखें। अब होता क्या है यहां पे, अब इस वाले बॉक्स की बात करो, बहुत आपको नॉर्मल तरीके से इस जानकारी को दिया गया है। कोवैलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजिंग पावर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, कोवैलेंट कैरेक्टर के विषय में दो लोग जानकारी देते हैं, कौन, पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी। अब पोलराइजिंग पावर चार्ज ऑफ कैटायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज ऑफ कैटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो देखो अब ये किसके डायरेक्टली किसके इनवर्सली, तो देखो इनको लाइन से लिख लो। और पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, चार्ज ऑफ एनायन और साइज ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जब भी आपको कोवैलेंट कैरेक्टर निकालना हो तो आप जरा यहां ध्यान से देखें, सबसे पहले आप चार्ज ऑफ कैटायन देखा करो, फिर उसके पास साइज ऑफ कैटायन देखो, उसके बाद जब चार्ज ऑफ कैटायन सेम निकल जाए तो साइज ऑफ कैटायन देखो, जब साइज ऑफ कैटायन सेम निकल जाए तो चार्ज ऑफ एनायन देखो, जब चार्ज ऑफ एनायन सेम निकल जाए तो साइज ऑफ एनायन देखो। यानी आपका देखने का तरीका कुछ ऐसा होना चाहिए, एक सारे एक क्या है, एक लाइन में अरेंज है, आपको इसी हिसाब से चेक करना है। अब हम लोग आगे आ जाते हैं। अब जरा ध्यान से समझो, अब सवाल आगे, अब यहां सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि अब आप ये बताओ कि राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर, कोवैलेंट कैरेक्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। और कोवैलेंट कैरेक्टर को बताने के लिए अपने पास 4 फंडे हैं। कोवैलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज ऑफ कैटायन नंबर 1,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नंबर 2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ कैटायन, नंबर 3 चार्ज ऑफ एनायन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज ऑफ एनायन, और उसके बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ एनायन। आपको बिल्कुल लाइन से देखना है कोवेलेंट कैरेक्टर को। कोवेलेंट कैरेक्टर भी पूछ सकता है, कोवेलेंट नेचर भी पूछ सकता है ना। तो अब जरा ध्यान से देखो, Li देखो आपसे LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CsCl, इन पांचों में आपसे पूछा है कि बताओ किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। अच्छा, कोवेलेंट कैरेक्टर जानने के लिए हम सबसे पहले हमारी निगाहें किसकी तरफ होंगी? हमारी निगाहें किसकी तरफ होंगी? हमारी निगाहें होंगी चार्ज ऑफ कैटायन। जब चार्ज ऑफ कैटायन सेम निकल जाए तो साइज ऑफ एनायन की तरफ देखो, सॉरी साइज ऑफ कैटायन की तरफ देखो, और जब साइज ऑफ कैटायन भी सेम निकल जाए तो चार्ज ऑफ एनायन की तरफ देखो, और मान लो चार्ज ऑफ एनायन भी सेम निकल जाए तो फिर उसके बाद लास्ट में देखो किसका? साइज ऑफ एनायन। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं। अच्छा बताओ, यहां पे Li+1 है, Na+1 है, K+1 है, Rb+1 है, Cs+1 है। ठीक है भैया, तो इसका मतलब क्या हुआ? चलो अच्छा सवाल को ऊपर लगा देते हैं, ऐसे हम कैसे समझे। तो इस पे देखो, चार्ज इस पे +1 है, इस पे चार्ज +1 है, इस पे भी चार्ज +1 है, इस पे भी चार्ज +1 है, इस पे भी चार्ज +1 है। तो चार्ज ऑफ कैटायन तो सब में सेम निकला। अब अपनी निगाहें दूसरा साइड क्या क्या दूसरी चीज किसको देखेंगी? साइज ऑफ कैटायन। अब ऊपर से नीचे जाने पे साइज कैटायन का बढ़ता है, तो सीजियम सबसे बड़ा होगा और यहां पे लिथियम सबसे छोटा होगा। तो जो कैटायन छोटा होगा उसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसीलिए किसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है? LiCl का सबसे ज्यादा, फिर NaCl का और कम और कम, और CsCl का सबसे कम। तो हम आपको देखो इसी 4 फंडों से सारे सवाल लगवाएंगे। अब सवाल वही है, राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर, बट यहां ऑप्शन चेंज कर दिया। पहला ऑप्शन है BeCl2। ऑप्शन सवाल सब में हमने यही पूछा है, बार बार सवाल यही है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ सवाल बार बार ना लिख के हम ऑप्शन आपको बार बार लिख के दे रहे हैं। ठीक है, BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2 और BaCl2 पूछा गया। इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। तो ये कोवैलेंट कैरेक्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये CC लिख दे रहा हूं, कोवैलेंट कैरेक्टर का ये ऑर्डर बना है कोवैलेंट कैरेक्टर का। अब जरा ध्यान से समझो, सबसे पहले बताओ इसके ऊपर +2 का चार्ज है, +2 चार्ज इसके ऊपर, +2 चार्ज इसके ऊपर, +2 चार्ज इसके ऊपर, +2 चार्ज इसके ऊपर। तो बताओ चार्ज ऑफ कैटायन तो सब पे सेम निकला, तो हम कहां चले? साइज ऑफ कैटायन पे। अब ऊपर से नीचे ये देखो सारे सेकेंड ए के ग्रुप के सारे लोग हैं, है ना। सारे ये एलिमेंट कहाँ के हैं? सेंट्रल मेटल सारे कहाँ के हैं? सेकेंड ए के। तो ऊपर से नीचे जाने पे क्या हो गया? साइज बढ़ेगा। तो Ba+2 का साइज सबसे बड़ा होगा और Be+2 का साइज सबसे छोटा होगा। तो देखो जो कैटायन सबसे बड़ा होगा उसका कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे कम होगा। तो Ba+ सबसे बड़ा होगा इसीलिए कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे कम, और Be+2 सबसे छोटा इसलिए इसका कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा। तो कोवैलेंट कैरेक्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपके सामने ये आ गया, आपके सामने, अरे आपके सामने ये आ गया। अच्छा उसके बाद अगला सवाल है, अगला सवाल ये है, ये कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर आपके सामने लिखा गया है। ऑप्शन फिर हमने चेंज कर दिया, ऑप्शन क्या है? NaCl, MgCl2 और AlCl3 पूछा गया है कोवैलेंट कैरेक्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। अब है क्या, अब हम लोग देखो इसके ऊपर चार्ज क्या है? +1, इसके ऊपर चार्ज क्या है? +2, और इसके ऊपर चार्ज क्या है? +3, है ना। अब जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या है? चार्ज ऑफ कैटायन की तरफ इशारा करो। चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ कैटायन सबसे ज्यादा किसका है? Al का। इसका मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर भी सबसे ज्यादा किसका? Al वाले का, फिर MgCl2 का, फिर NaCl का। देख लो इन्हीं 4 फंडों से सारे सवाल लगे जा रहे हैं, ज्यादा परेशान मत हो। आगे आ जाओ, अगला सवाल है, अगला ये सवाल है, अगला है LiCl, BeCl2,
BCl3 CCl4, इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर, ये आया हुआ भी सवाल है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। ये सेम वही क्वेश्चन है जिसको हम आप अपने फंडे से लगा के आपको दिखा रहे हैं। आप जरा ध्यान से देखो, इसके ऊपर +1 का चार्ज होगा, इसके ऊपर +2 का चार्ज होगा, इसके ऊपर +3 का चार्ज होगा, और इसके ऊपर +4 चार्ज होगा, क्योंकि कार्बन है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, अब हमारा कोवैलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑफ कैटायन, तो सबसे ज्यादा चार्ज किस कैटायन पे है? कार्बन पे है ना, तो इसीलिए सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर किसका हुआ? सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा CCl4 का, फिर BCl3 का, उसके बाद BeCl2 का, उसके बाद LiCl का। अच्छा, अगला भी एक और सवाल है। सवाल ये है कि ये आपके पास 3 मॉलिक्यूल दिए गए हैं, अब आपको कोवैलेंट कैरेक्टर इनका बताना है। देख लो, तूफानी सब सवाल हैं, जितने मैक्सिमम टाइप के सवाल बन सकते हैं हमने सबको एग्जाम्पल बना करा दिया। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें क्या है, सेंट्रल एटम तीनों में सेम है, तो पक्की दो बातें तो पक्की हो गई कि चार्ज ऑफ सेंट्रल एटम सेम होगा और साइज ऑफ सेंट्रल एटम सेम होगा। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम, तीनों के ऊपर ये +3 का चार्ज, ये +3 का चार्ज, ये +3 का चार्ज, तो तीनों के ऊपर क्या हो गया, चार्ज ऑफ कैटायन तीनों में सेम निकल गया। तो पहले वाले फंडे के बाद पहला वाला फंडा तो फेल हो गया। अब दूसरे नंबर पे आओ, साइज ऑफ कैटायन। अब सेंट्रल एटम सेम है तो साइज ऑफ कैटायन भी सेम ही होगा। अरे भाई, तीनों में एल्यूमिनियम ही तो है, तो दूसरा फंडा भी अपना फेल हो गया। अब उसके तीसरे फंडे पे आओ, तीसरा कौन है, चार्ज ऑफ एनायन, है ना। अच्छा, अब देखो चार्ज ऑफ एनायन, देखो अब चार्ज ऑफ एनायन कौन है। अब जरा यहां ध्यान से देखो, यदि हम अब जरा ध्यान से देखो, इसको आपको समझा दें हम कायदे से। अब जरा ध्यान से देखो, यदि हमने AlN को तोड़ा तो Al+3 और +n-3 में टूटेगा, तो यहां का एनायन तो ये पैदा हो गया। ठीक है, यदि हम Al2O3 की बात करें तो यहां टूटेगा 2Al+3 और +3O2, 3O, O2 नहीं तो 6 हो जाएंगे, और -2। ठीक है, अब ये प्लस का 6, ये माइनस का 6। अब देखो यहां पे एनायन कैसा निकला आपका, O-2। अच्छा, उसके बाद क्या है, AlF3, तो ये कैसे टूटा, Al+3 में और +3F- में, तो यहां का एनायन क्या बना, F-। अब जरा ध्यान से देखो, हमने अभी आपको चलते चलते एक बात बताई थी कि जिसके ऊपर जितना माइनस का चार्ज ज्यादा होगा उसका साइज उतना बड़ा होगा। तो बताओ, यदि हम साइज की बात करें तो यहां सबसे बड़ा कौन होगा, N-3, उसके बाद O-2, और उसके बाद यहां दिख ही नहीं रहा होगा, तो इसको हम यहां ना लिखें, जहां दिखे वहां लिखें। तो यदि हम साइज की बात करें तो सबसे बड़ा कौन हो गया, N-3, उसके बाद O-2 और उसके बाद F-। अब जिस एनायन का साइज बड़ा होगा, अब एनायन का साइज कोवैलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जहां कि हमने यहां देखा चार्ज ऑफ एनायन जिस पे ज्यादा होगा उसी का कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। देख लो। अब सबसे ज्यादा चार्ज किस एनायन पे है, इस पे है, इसीलिए सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है। आपको लग रहा होगा बहुत सिंपल सवाल आते हैं इसके ना, इसी को कुछ कॉम्प्लिकेटेड टाइप से भी लोग पढ़ा देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है, जो आपको भली भांति समझ में आए, बिल्कुल प्रॉब्लम ना हो। अब आगे आ जाओ नोट, और ये भयंकर नोट है। नोट ये है कि कोवैलेंट कैरेक्टर आयनिक कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि आपसे पूछे कि बताओ आयनिक कैरेक्टर का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर बताए, पूछा जाए आपसे, तो आप कुछ ना करो, उस मॉलिक्यूल का कोवैलेंट कैरेक्टर निकाल लो और कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर जस्ट रिवर्स कर दो। अब जैसे आप समझो,
हमसे पूछा कि इसका कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ, तो हमने कहा AlN सबसे ज्यादा कोवैलेंट होगा, उसके बाद Al2O3 और उसके बाद AlF3। इसका कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे कम होगा, और जिसका कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे कम होगा उसका आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर वाला बंदा ये है, तो इसका मतलब सबसे कम आयनिक कैरेक्टर वाला बंदा ये है, और सबसे कम कोवैलेंट कैरेक्टर वाला ये है, इसलिए इसके पास मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर है ना। तो ये है मोस्ट कोवैलेंट, या आप कह सकते हो लीस्ट आयनिक। जिसका कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका आयनिक कैरेक्टर कम होगा। बहुत तूफानी सवाल है। मोस्ट कोवैलेंट, लीस्ट आयनिक, और जो मॉलिक्यूल जितना ज्यादा आयनिक होगा वो उतना ज्यादा सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा, उसका नेचर क्रिस्टलाइन होगा और उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। एक बात तो समझ आ गई कि हमेशा मेल्टिंग पॉइंट की जब बात आए तो वहां पे आयनिक कैरेक्टर जिसका ज्यादा होगा, जो लोग आयनिक प्रवृत्ति के होंगे यानी जिनका नेचर आयनिक होगा, आयनिक नेचर वाले मॉलिक्यूल का मेल्टिंग पॉइंट कोवैलेंट मॉलिक्यूल से ज्यादा होगा। यानी मेल्टिंग पॉइंट की जब बात आए, मेल्टिंग पॉइंट की जब बात आए तो आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट कोवैलेंट कंपाउंड से ज्यादा आएगा। अब जरा ध्यान से समझो, यानी आयनिक कैरेक्टर जिसके पास ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहां पे आगे आ जाओ। अच्छा, एक सवाल यहां पे और रहा जा रहा है, ये है पूछा गया है फिर वही सवाल है कोवैलेंट कैरेक्टर का, फिर सवाल आ गया। ये एक और सवाल है कोवैलेंट कैरेक्टर का, ये इतना है कोवैलेंट कैरेक्टर का एक और सवाल। ये जरा ध्यान से देखो, क्वेश्चन ये है कि NaF, NaCl, NaBr, NaI में किसका कोवैलेंट कैरेक्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ। अच्छा बताओ, इसके ऊपर प्लस का 1 चार्ज, प्लस का 1 चार्ज, प्लस का 1 चार्ज, प्लस का 1 चार्ज। सेंट्रल एटम यानी सेंट्रल एटम कौन है, सब में सोडियम है और सब में क्या है, चार्ज सेम है। तो देखो कैटायन पे चार्ज सेम है और सबका साइज, जब सोडियम ही है तो वही सब पे +1 होगा और सबका साइज सेम होगा। तो बताओ, अपने कोवैलेंट कैरेक्टर की दो बातें तो खराब हो गई। अब यहां पे देखो, सोडियम है ना चारों में, वहां पे 4 हैं कि 5 हैं, 4 ही है। अब जरा ध्यान से देखो, अब चार्ज ऑफ कैटायन सब सोडियम है तो सब पे +1 चार्ज, ये फंडा फेल हो गया। उसके बाद हम साइज ऑफ कैटायन पे आए तो सब सोडियम ही है तो सबका साइज भी सेम है, ये भी फंडा फेल हो गया। फिर हम लोग आए चार्ज ऑफ एनायन पे। अब चलो चार्ज ऑफ एनायन देखो, सबका एनायन अलग अलग है। इसका एनायन फ्लोरीन है, इसका एनायन क्लोरीन है, और इसका एनायन ब्रोमीन है, और इसका एनायन आयोडीन है। ऊपर से नीचे जाओगे तो साइज ऑफ एनायन बढ़ेगा, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे बड़ा कौन, आयोडीन। और जो एनायन जितना बड़ा होगा उसका कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर किसका आया, NaI का, फिर NaBr, NaCl, फिर NaF। तूफानी सवाल है। अगली अगली बात आ जाओ, देखते जाओ झमाझम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट आयनिक। अच्छा, मोस्ट आयनिक यदि आपको निकालना है तो हमने आयनिक कैरेक्टर पढ़ने के लिए कोई रूल पढ़ा नहीं है, हमने कोवैलेंट कैरेक्टर जानने के लिए फजान रूल पढ़ा है। तो हमसे आयनिक पूछने दो, आयनिक कैरेक्टर पूछे तो पूछने दो, हम क्या करेंगे, कोवैलेंट कैरेक्टर निकाल देंगे, और कोवैलेंट कैरेक्टर निकाल के ऑर्डर बना देंगे। और जैसा कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बनेगा उसका जस्ट रिवर्स आयनिक कैरेक्टर होगा। इसका मतलब जो मोस्ट कोवैलेंट होगा वो लीस्ट आयनिक होगा, है ना। अब जरा ध्यान से समझो, यहां पे अब देखो, जो लीस्ट कोवैलेंट वही मोस्ट आयनिक। तो हमको क्या करना है, पूछा है इन चारों में सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर वाला कौन है। तो अब हम क्या करें, सबसे कम कोवैलेंट कैरेक्टर वाले को ढूंढ लें, तो उसी वही जिसका कोवैलेंट कैरेक्टर कम होगा उसी का आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। हमने आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रूल पढ़ाया है। आगे जरा ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से देखो,
इसके ऊपर प्लस, अब हम कोवेलेंट कैरेक्टर जानने जा रहे हैं। अब देखो इसके ऊपर +1 +2 +3 +4, बताओ चार्ज ऑफ कैटायन +1, चार्ज ऑफ कैटायन +2, चार्ज ऑफ कैटायन +3 +4, तो कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज ऑफ कैटायन। तो देखो सब में चार्ज अलग अलग है, तो जिस कैटायन पे जितना ज्यादा प्लस का चार्ज होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर वाला ये है और सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर वाला ये है। तो सबसे कम कोवेलेंट कैरेक्टर वाला ये है, तो सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर इसी के पास होगा। ठीक है, आगे आ जाओ। कोवेलेंट कैरेक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आयनिक कैरेक्टर। अब ये जरा ध्यान से देखो, कोवेलेंट कैरेक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आयनिक कैरेक्टर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा क्या है? आयनिक कैरेक्टर और मेल्टिंग पॉइंट क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। अरे दो इनवर्सली आपस में डायरेक्टली होते हैं, है ना। कोवेलेंट कैरेक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आयनिक कैरेक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि आयनिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेल्टिंग पॉइंट, और सबसे ज्यादा इनमें मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? जिसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उसी का मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। आगे आ जाओ। तो इस तरीके से आपका कोवेलेंट कैरेक्टर निकालना और फजान रूल समाप्त होता है। अब दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाते लहराते हुए, दैट इज लैटिस एनर्जी। लैटिस का मतलब तो हमेशा लड्डू होता है। लड्डू, जैसे लड्डू बनाने के लिए हमें कई चीजें चाहिए, वैसे जैसे होता क्या है, जैसे मान लीजिए लड्डू बनाने के लिए हमने क्या लिया? Na+ लिया और Cl- लिया लड्डू बनाने के लिए। ये दो चीजें हमारे पास है जिसका हम लड्डू बनाने जा रहे हैं। अब दोनों चीजों को आपस मिला दिया, Na+ और Cl- को, तो ये हमारे पास NaCl क्या बन गया? NaCl एक लैटिस बन गया। ये क्या है? एक लैटिस है। ठीक है, तो आज के बाद कैटायन और एनायन से जो मिलके बने वो एक लैटिस होता है। लैटिस का मतलब लड्डू। लड्डू तैयार हो गया। लड्डू में क्या क्या मिला? एक कैटायन मिला, एक एनायन मिला। जैसे लड्डू बनाते हैं तो उसमें दुनिया भर की सारी चीजें मिला के लड्डू बना देते हैं, लेकिन यहाँ दुनिया भर की चीजें नहीं मिलानी, सिर्फ दो ही चीजें मिलानी, एक कैटायन और एनायन। कैटायन और एनायन को आपस में मिला दो, जो उससे मिलके तैयार हो जाए उसी को हम लैटिस बोलते हैं। लैटिस कोई खास चीज नहीं होती, लैटिस मतलब लड्डू। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे लैटिस एनर्जी एक्सोथर्मिक होती है कि एंडोथर्मिक होती है, तो आप उससे पूछना लड्डू बनाना है कि लड्डू तोड़वाना है? उसने कहा नहीं हमको लैटिस बनाना है, तो ऑल द फॉर्मेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर एक्सेप्ट फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्मेशन रिएक्शन होने के बावजूद भी एंडोथर्मिक है ना। अब है ऑल द फॉर्मेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। अब यहां क्या हो रहा? हमने Na+ और Cl- से क्या तैयार किया? NaCl। तो बताओ ये फॉर्मेशन हुआ ना, और फॉर्मेशन रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक। तो यहां पे डेल्टा H कैसा हो जाएगा? निगेटिव। इसका मतलब यहां की लैटिस एनर्जी कैसी हो जाएगी? एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब देखो अब क्या हुआ? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। जब शब्द रिलीज्ड हो जाए तो इसका मतलब है ये एनर्जी आपको मिल रही है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल, फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल अ क्रिस्टल लैटिस फ्रॉम दियर गैसियस आयन। गैसियस आयन को मिलाने से यदि आपको एक कोई लैटिस बन के मिल रहा है तो उस समय जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग लैटिस एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई एक्सोथर्मिक वाली बात। अब जरा देखो नीचे एंडोथर्मिक। अब यदि हमने 1 मोल लैटिस को लिया और उसको उसके कैटायन और एनायन में तोड़ दिया, अब लड्डू को तोड़ रहे हैं, यहां लड्डू बना रहे थे। अब ऑल डिसोसिएशन रिएक्शंस आ रहे हैं एंडोथर्मिक। बहुत अच्छे से समझो, अब किसी चीज को तोड़ना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी तो दो भाई। अब क्या होगा? NaCl के 1 मोल को उसके कैटायन और एनायन में तोड़ देने में जितनी एनर्जी हम देते हैं उसको भी बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो जब आपसे कोई लैटिस एनर्जी के विषय में पूछे तो आप कहना कि बताओ, पूछे लैटिस एनर्जी एक्सो होती तो एंडो होती है ना। आपसे पूछे एक्सो होती कि एंडो होती, तो आप बताना दोनों होती है। यदि हम लैटिस का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो एक्सो, यदि हम उसी लैटिस को उसके कैटायन और एनायन में तोड़ रहे हैं देन एंडो।
ठीक है। अब देखो इसके हिसाब से डेफिनेशन क्या होगी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। अब यहां क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, मतलब ये एंडोथर्मिक है, टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस इनटू इट्स गैसियस आयन, उसके गैसियस आयन में तोड़ दें। हम 1 मोल लैटिस को लें और उसके गैसियस एटम में उसे तोड़ दें, तो जो एनर्जी हमने दी है, खर्चा की है, उस एनर्जी का भी नाम क्या हो जाएगा, लैटिस एनर्जी। बट ये लैटिस एनर्जी एंडोथर्मिक होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा जुगाड़ टेक्नोलॉजी है। अच्छा, जुगाड़ टेक्नोलॉजी क्या है, हमने एक जुगाड़ बनाया है कि जब भी लैटिस एनर्जी की आपसे बात करें तो आप बोलना क्वांटम बीएससी। जैसे हर लोग अलग अलग सब्जेक्ट से बीएससी करते हैं, है ना, कोई बायोलॉजी ग्रुप का है, कोई मैथ ग्रुप का है, तो अलग अलग उनके सब्जेक्ट हो गए। अब जरा ध्यान से समझो, जैसे ये बीएससी कैसा है, ये एक क्वांटम बीएससी है, मान लो यार, मान लो जुगाड़ है, क्वांटम बीएससी। अच्छा, क्वांटम कैसे बोलेंगे, क्वान, क्यू, टी, एम, बी और एस सी, बीएससी। इसका मतलब क्या है, अब जरा ध्यान से समझो, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Q1 इंटू Q2 के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है थर्मल स्टेबिलिटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेल्टिंग पॉइंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। अच्छा, ये साइज किसका, पहले साइज कैटायन का देखना, फिर साइज एनायन का देखना। तो ये देखो लैटिस एनर्जी का जुगाड़ हमने बनाया है, क्वांटम बीएससी। ये है Q, ये है T, ये है M, ये है B, देखो सबका, ये हमने Q लिया है, ये T लिया है, ये M लिया है, ये B लिया है, ये हो गया क्वांटम। और BSC है ना, ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट, और SC का मतलब क्या हो गया, साइज, साइज है ना। तो लैटिस एनर्जी Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, थर्मल स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बट साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। साइज किसका, साइज पहले हम कैटायन का देखेंगे, उसके बाद हम लोग साइज एनायन का देखेंगे। अब देखो पक्की बात है, अब जरा ध्यान से समझो। अब आपसे एक तूफानी सवाल पूछ लिया, पूछा राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी जब आपको देखनी हो तो सबसे पहले Q1 इंटू Q2 देख लो। यदि Q1 इंटू Q2 का चार्ज जितना ज्यादा आएगा, इसका मतलब उसकी लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। अच्छा, ये Q1 Q2 कैसे निकालें, बताओ। Li पे +1 और Cl पे -1, तो यहां इसको मान लो Q1, इसको मान लो Q2, तो यह क्या लिखेंगे, यहां पे Q1 इंटू Q2 क्या होगा, 1 इंटू 1 दैट इज 1। अब देखो यहां Na+1 Cl -1, 1 इंटू 1, इसका भी आंसर आया 1। यहां K प्लस Cl-, ये भी 1, ये भी 1, 1 इंटू 1 दैट इज 1। यहां देखो Rb+1 Cl-1, ये जरा ध्यान से समझ में आ रही ना बात, ये वाली बात समझ में आ गई। ये हो गया +1, ये +1, ये -1, ये +1, ये -1, 1 इंटू 1 दैट इज 1। अच्छा, सबके Q1 और Q2 का आंसर आया सेम, दैट इज 1। इसका मतलब है इससे तो फंडा नहीं लगा। तो अब उसके बाद आप क्या करो, आप सबसे पहले Q1 और Q2 देखो, जब ये फंडा फेल हो तो डायरेक्ट एकदम लास्ट वाले पे आ जाओ, दैट इज साइज। सबसे पहले कैटायन का साइज देखो और उसके बाद एनायन का साइज देखो। अब हमने देखा तो कैटायन का साइज सब में अलग अलग है, क्योंकि सारे कैटायन अलग अलग हैं। ऊपर से नीचे जाने पे साइज ऑफ कैटायन बढ़ रहा है, तो जब साइज कैटायन का बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी कम होगी। तो इसका मतलब जो साइज में कैटायन छोटा होगा उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, इसीलिए LiCl की लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा और RbCl की लैटिस एनर्जी सबसे कम। जुगाड़ टेक्नोलॉजी समझ लो, ये सब जुगाड़ है, जुगाड़ है, जुगाड़ है। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। अब देखो सब में सवाल सेम है, बट ऑप्शन सब में हमने चेंज कर रखे हैं। CaCl2, CaF2,
CaF पूछा गया है कि अब इसका हमको लेटिस एनर्जी बताओ डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब देखो, अब जैसे अब हम इसको आपको अलग से थोड़ा बता दे रहे हैं। जैसे अब इसका Q1 Q2 कैसे निकालेंगे, जैसे CaCl2 है तो कैसे तोड़ोगे, Ca प्लस प्लस में और +2Cl माइनस में। अब यहां देखो एक मुद्दे की बात है, यहां जैसे मान लीजिए हमने Q1 का चार्ज देखा तो Q1 है यहां पे +2, ठीक है। तो हमेशा इस वाले चार्ज को लेना, ये वाला मत लेना। यहां चार्ज दूसरा वाला कितना है, यहां पे Q2 जो है तुम्हारा बेटा वो -1 है। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई ना करना, यहाँ स्टोसियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो हो उसका 4 से लेना देना नहीं होता अपने Q1 Q2 में। तो यहाँ Q1 और इंटू Q2 जब आप निकालोगे तो Q1 की जगह रखोगे 2 और Q2 की जगह रखोगे 1। यहाँ पे चार्ज के नेचर से भी मतलब नहीं कौन प्लस है कौन माइनस है, मैग्नीट्यूड रखो 2 और 1, दैट इज इसका आंसर कितना आया 2। अब यहां बहुत ध्यान से देखो, ये टूटा कैसा, Ca प्लस प्लस में और 2Cl माइनस में। तो हमको सिर्फ एक एनायन का चार्ज लेना है, यहां चाहे 10 आ जाए चाहे 50 आ जाए चाहे 100 आ जाए, उससे अपना लेना देना नहीं है। तो यहां पे क्या है, हमारा Q2 आया -1 और Q1 हमारा आया +2। तो अब हमको माइनस प्लस से भी मतलब नहीं है, जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड यहाँ 2 है, यहाँ मैग्नीट्यूड 1 है, आंसर रख के देखा तो 2 आया। अच्छा अब यहां पे आ जाओ, तो इसका तो Q1 Q2 कितना आ गया, इसका Q1 और Q2 का आंसर आ गया 2। अब आ जाओ CaF2 में, अब आ जाओ CaF2 में। अच्छा चलो हम धीरे से यहां CaF2 भी निकालते हैं, CaF2। अच्छा कैसे तोड़ोगे, Ca प्लस प्लस में और +2F माइनस में। अब यहां पे Q1 है आपका 2 और Q2 है 1, आंसर फिर आ गया, यहां पे फिर आंसर आ गया 2। तो देखो दोनों का Q1 Q2 सेम निकला। अच्छा उसके बाद आ जाओ KF। अच्छा K क्या है, ये +1 है तो 1 मान लो, और ये F माइनस में जाएगा -1 तो 1, तो इसका आंसर आ गया 1। तो ये तो बात पक्की हो गई कि CaCl2 CaF2 का लैटिस एनर्जी KF से ज्यादा होगा, है ना। अब मुद्दे की बात आई इन दोनों में किसका ज्यादा होगा। अब जरा देखो, अब आ जाओ सीधे, यदि Q1 Q2 सेम निकल जाए तो साइज पे आ जाओ। इसका मतलब क्या है, इन दोनों बंदों का ज्यादा तो होगा इससे, है ना, क्योंकि इनका Q1 Q2 दोनों का ज्यादा आया। अब जरा ध्यान से समझो, जिस कैटायन का साइज बड़ा होगा उसका लैटिस एनर्जी कम होगा। अब जरा ध्यान से देखो, दोनों ही कैटायन सेम निकले, तो अब हम साइज ऑफ कैटायन के बाद कहां चले जाएंगे, साइज ऑफ एनायन। अब देखो, अब पक्की बात है, क्लोरीन का साइज बड़ा है Cl माइनस का, फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा हो गई, CaCl2 की ज्यादा हो गई, CaF2 की कम हो गई, और KF की तो कम होगी क्योंकि ये Q1 और Q2 से ही अलग हो गया था, इसका Q1 Q2 का आंसर 1 आया था। ये बढ़िया सवाल है। अब इसको बार बार आगे पीछे करके इसको रिपीट करके देखना। आगे आ जाओ, एक धुआंधार सवाल, राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। ओ माय गॉड, मेल्टिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट को कोवैलेंट कैरेक्टर डिसाइड करता है कि आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर डिसाइड करता है, यानी जो सबसे ज्यादा कोवैलेंट होगा वो सबसे कम आयनिक होगा, और जो सबसे कम आयनिक होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे कम होगा। अब आ जाओ, अब हम लोग इसकी तरफ चलते हैं। अब जरा ध्यान से समझो, अब हमको देखना है कि बताओ इसमें सब मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ। अच्छा मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताने के लिए हम सबसे पहले कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर निकाल लें। अच्छा देखो, कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर निकालेंगे, उसका जस्ट रिवर्स आयनिक कैरेक्टर होगा, और जो आयनिक कैरेक्टर होगा वही मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा, क्योंकि हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं आयनिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेल्टिंग पॉइंट। चलो अच्छा दिखा भी दे, नहीं दिखा भी दे, ऐसे कैसे मानोगे, चलो दिखा भी दे, आयनिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेल्टिंग पॉइंट। चलो हाँ, अब जरा ध्यान से देखो, देखो सबसे पहले कोवैलेंट कैरेक्टर निकालने की आप कोशिश करो। सबका सेंट्रल एटम सेम है तो सबके सेंट्रल एटम पे चार्ज और सबका साइज सेम होगा, तो कोवैलेंट कैरेक्टर
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज ऑफ कैटायन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ कैटायन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज ऑफ एनायन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ एनायन, है ना। देखो कोवेलेंट कैरेक्टर निकाल के ही आप सारी चीजें जान सकते हो। अब हमने देखा सबका चार्ज और सबका साइज सेंट्रल एटम का यानी कैटायन का बराबर है, तो हम लोग किस पे आ गए, हम लोग आ गए साइज चार्ज ऑफ एनायन। चार्ज ऑफ एनायन पे आए तो ये भी -1, ये भी -1, ये भी -1, ये भी -1। इसका मतलब है अब चार्ज ऑफ एनायन भी तीसरा भी, ये चार्ज ऑफ एनायन भी सेम निकल गया। अब कहां आ जाओ, साइज ऑफ एनायन। अब साइज ऑफ एनायन सबसे देखो सबसे बड़ा साइज किसका, आयोडीन का, तो कोवैलेंट कैरेक्टर NaI का सबसे ज्यादा, तो कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका हुआ, NaI का। उसके बाद किसका हुआ, NaBr का। उसके बाद किसका हुआ, NaCl का। उसके बाद हुआ NaF का। अब जरा ध्यान से समझो, अब जिसका कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा उसका आयनिक कैरेक्टर सबसे कम, है ना। अब आपसे कोई पूछे, अब जरा इससे आ जाओ आयनिक कैरेक्टर पे। आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, NaF का आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा, NaF के बाद NaCl का, उसके बाद NaBr का, और उसके बाद NaI का। तो बताओ जो आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर होगा वही सेम ऑर्डर तो किसका होगा, मेल्टिंग पॉइंट का होगा। देख रहे हो सवाल पूछ रहा है आयनिक कैरेक्टर मेल्टिंग पॉइंट, हम लगा रहे हैं कोवैलेंट, क्योंकि कोवैलेंट निकालने का ही अपने पास फंडा है। कोवैलेंट से ही हम लोग आयनिक पे जाएंगे, कोवैलेंट से ही हम मेल्टिंग पॉइंट पे जाएंगे। आगे आ जाओ, नोट, और ये महातूफानी सवाल है। कैसा, महातूफानी। अब जरा ध्यान से समझो, यहां सवाल पूछा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी एंड मेल्टिंग पॉइंट। लैटिस एनर्जी और मेल्टिंग पॉइंट। अब जरा ध्यान से समझो। अच्छा ये सवाल आप हम तो आपको बता दिए कोवैलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर से, आप देखो क्वांटम बीएससी से भी निकाल सकते हो, Q1 Q2, है ना। आप क्वांटम बीएससी से भी निकालोगे तब भी यही आएगा, कोवैलेंट कैरेक्टर से निकाला, आयनिक कैरेक्टर से निकाला तब भी यही आएगा। अब जरा ध्यान से समझो, राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी एंड मेल्टिंग पॉइंट। अब हमको पता है क्वांटम, है ना, क्वांटम बीएससी, तो हम क्या होता है, लैटिस एनर्जी जिसका ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जिसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब जरा ध्यान से समझो, अब कैसे समझना है, अब ध्यान से समझना है। अब हम लोग यहां आए तो यहां सबसे पहले लैटिस एनर्जी को निकालने के लिए हमारे पास फंडा कौन सा है, जब हम लैटिस एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे, जब हम लोग लैटिस एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले अपने पास फंडा कौन सा है, Q1 और Q2। सबसे पहले अपने पास फंडा कौन है, Q1 और Q2। तो लैटिस एनर्जी निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, लैटिस एनर्जी निकालने के लिए हमने निकाले Q1 और Q2, और उसके बाद हम लोग सीधे आ जाते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज पे। बाकी बाकी चीजें जो बीच की हैं वो आप समझो। अब जरा ध्यान से समझो, लैटिस एनर्जी हमको निकालना है, तो लैटिस एनर्जी निकालने के लिए Q1 Q2, और इसका देखो +1 -1 +1 -1, चलो सवाल पे ही डायरेक्ट क्यों करें, यहां आ जाओ, +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1, सबका Q1 और Q2, Q1 Q2 क्या है 1 1 1, तो सबका आंसर क्या होगा 1 × 1 1 1 × 1 1 1 × 1 1 1 × 1 1 1 × 1 1, ये हुआ। तो अब इसका मतलब क्या है, Q1 Q2 वाला फंडा तो फेल हो गया। अब आ जाओ साइज पे। अब देखो सब में सबसे पहले कैटायन का साइज देखो, Li है ना, Li Na K Rb CS+, सबसे बड़ा कौन है CS+। यदि सबसे बड़ा CS+ है तो इसका मतलब है साइज ऑफ कैटायन जब बड़ा होगा तो लैटिस एनर्जी उसकी कम होगी।
लैटिस एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी कौन होगा, जो कैटायन छोटा होगा। तो LiCl की लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा, NaCl की और कम, KCl की और कम, RbCl की और कम, CaCl की और कम। अब देखो, अब हमने आपको एक्सेप्शन पढ़ाया था LiCl और BeCl2। ये भैया होता है कोवैलेंट। ये कैसा होता, कोवैलेंट। लैटिस एनर्जी भले LiCl की ज्यादा है, और लैटिस एनर्जी जिसकी ज्यादा होती है, हमने आपको पढ़ाया है कि लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन बेटा इस एक्सेप्शन के साथ ये फंडा फेल हो जाता है, और हमने आपको सिखाया है कि हमेशा आयनिक मॉलिक्यूल्स का मेल्टिंग पॉइंट कोवैलेंट से ज्यादा होता है। तो LiCl है कोवैलेंट, और ये सब है आयनिक कंपाउंड। तो सारे आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट कोवैलेंट से ज्यादा होगा। ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है ना। तो बताओ, देखो लैटिस एनर्जी, बताओ देखो इन लोगों के लैटिस एनर्जी का जो ऑर्डर है वही मेल्टिंग पॉइंट का सेम ऑर्डर है, बट यहां उठा के आपको इसको सबसे लास्ट में रख देना है। क्यों, क्योंकि ये कोवैलेंट कैरेक्टर वाला होता है, और हमेशा कोवैलेंट का आयनिक कैरेक्टर वालों से मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। अब यहां लिखा है मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू कोवैलेंट कैरेक्टर। बहुत तूफानी सवाल है, बच्चा यहां गलत करके आएगा, पक्का गलत करके आएगा, क्योंकि पढ़ाया ही गया है कि लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन एक्सेप्शन फंस गया यहां पे। कैसा फंसा, हमेशा आयनिक वालों का मेल्टिंग पॉइंट, देखो आयनिक वालों का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा कोवैलेंट से ज्यादा होगा, पक्की बात है। तो लैटिस एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी, यदि वो बंदा आयनिक है, तो लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेल्टिंग पॉइंट होगा। यदि लैटिस एनर्जी जिसकी ज्यादा है और वो कोवैलेंट है, तो उसका आयनिक वाले से कम होगा। क्लियर है, ये बात याद रखना। अब देखो इसकी लैटिस एनर्जी तो सबसे ज्यादा हुई, बट इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम हुआ। तो बताओ ये फंडा फेल नहीं लग रहा, लेकिन ये फंडा फेल नहीं है। ये इसलिए क्योंकि लैटिस एनर्जी मेल्टिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती। ये बात है आयनिक मॉलिक्यूल के लिए। ये फंडा किसके लिए लगता है, आयनिक के लिए। तो अब देखो जो लैटिस का ऊपर ऑर्डर है वही सेम कहां है, मेल्टिंग पॉइंट का सेम ऑर्डर यहां है। सिर्फ हमने क्या किया, ये कोवैलेंट है, इसीलिए सारे आयनिक के बाद हमने कोवैलेंट वाले को रख दिया। हमें लगता है अब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब है राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी एंड मेल्टिंग पॉइंट। सेम उसी तरीके का दूसरा एक्सेप्शन है, दूसरा एक्सेप्शन है। देखो PeO ये कोवैलेंट होता है, बाकी ये सारे कैसे होते हैं, आयनिक होते हैं। अब देखो सबसे पहले लैटिस एनर्जी निकालना है, तो हमको लैटिस एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले Q1 Q2 करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर देखो प्लस का 2 माइनस का 2 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 प्लस का 2 माइनस का 2। तो देखो यहाँ Q1 और Q2 कितना हो गया, Q1 इंटू Q2 क्या हो गया, 2 इंटू 2 दैट इज 4, 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 2 इंटू 2 दैट इज 4। सबका आंसर 4 आ गया, सबका आंसर 4 आ गया। तो लैटिस एनर्जी का Q1 Q2 वाला फंडा फेल हो गया। सबसे लास्ट वाले फंडे पे आ जाओ, दैट इज साइज। अब साइज ऑफ कैटायन देखो, तो सब में कैटायन अलग अलग हैं। तो ऊपर से ये सारे लोग सेकेंड ए के हैं, सेकेंड ए के हैं, तो ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ेगा। तो सबसे बड़ा इसका साइज है, इसका मतलब है जिस कैटायन का साइज बड़ा होगा उसकी लैटिस एनर्जी कम होगी, और सबसे छोटा ये है तो इसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। अब जरा ध्यान से समझो, ये निकल गया कोवैलेंट, ये कैसा है कोवैलेंट, और ये सब के सब कैसे हैं, आयनिक। तो आयनिक वालों को आप पहले रख लो, है ना, और उसके बाद ये हो गया कोवैलेंट। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देखो यहां पे भी उलट गया, यहां पे भी लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मेल्टिंग पॉइंट नहीं हुआ, क्योंकि ये बात सिर्फ आयनिक मॉलिक्यूल की लगती है, जबकि ये कोवैलेंट के लिए बात वैलिड नहीं होती है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं तीसरी हेडिंग पे। दो हेडिंगें हमने खत्म कर ली हैं, एक तो हमने फजान रूल पढ़ लिया है और दूसरा हमने लैटिस एनर्जी खत्म कर ली है। अब तीसरा हम आ गए हाइड्रेशन एनर्जी पे, तीसरा हम आ गए हाइड्रेशन एनर्जी पे।
अच्छा देखो क्या होता है जब हम किसी चीज को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो जो एनर्जी हमें मिलती है उसे हम हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। अब हाइड्रेशन एनर्जी का आप देखो, अब यहां पे एक लाइन पढ़ो, हाइड्रेशन इज ड्यू टू आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन का डाइपोल से इंटरेक्शन होगा, है ना, तो इसी के कारण क्या होता है हाइड्रेशन, इसी के कारण क्या होता है हाइड्रेशन। अच्छा अब देखो, जैसे Na, ये Na प्लस Cl माइनस, इसको हमने क्या किया, पानी के अंदर डाल दिया, तो ये हमारे आयन कैसे हो गए, एक्वस। यहां एक बड़ी तूफानी बात होती है, जो कैटायन जितना छोटा होगा उसका उसकी हाइड्रेटेड रेडियस उतनी ज्यादा बड़ी होगी। जैसे फर्स्ट ए में सबसे छोटा लिथियम है और सबसे बड़ा सीजियम है, फ्रेंसियम तो है बट वो रेडियो एक्टिव, उसको छोड़ के चल रहे हैं। सबसे छोटा लिथियम, सबसे बड़ा सीजियम। लिथियम सबसे छोटा है, लेकिन लिथियम को उठा पानी में डाल दो तो अपने ग्रुप में हाइड्रेटेड साइज में सबसे बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? कहने का मतलब है यदि आप नॉर्मल कैटायन की बात करें तो लिथियम कैटायन सबसे छोटा और सीजियम कैटायन सबसे बड़ा, लेकिन इन्हीं सारे कैटायनों को उठा के डाल दो बाल्टी में तो अब फूल के सबसे बड़ा हो जाएगा लिथियम और सबसे छोटा रह जाएगा सीजियम। क्लियर है? अब एक बात बताओ, जैसे लिथियम बहुत छोटा है और अपने ऊपर बहुत पानी लाद लिया है और बहुत बड़ा हो गया है, तो अब बताओ वो कैसे चलेगा, धीरे धीरे चलेगा या तेज तेज चलेगा? तो क्या होगा, अब लिथियम बहुत छोटा था, लिथियम बहुत छोटा था और उसने उसकी हाइड्रेटेड साइज बहुत बड़ी हो गई, तो अब वो कैसे चलेगा, धीरे धीरे चलेगा। इसीलिए लिथियम की एक्वस कंडीशन में आयनिक मोबिलिटी सबसे कम होती है और सीजियम की एक्वस कंडीशन में मोबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। अब क्या करेगा, लिथियम ठुमुक ठुमुक के नहीं चलेगा, धीरे धीरे चलेगा। सीजियम क्या है, बड़ा है, पानी कम लाता है, बढ़िया ठुमुक ठुमुक के चलेगा, है ना। और लिथियम क्या है, साइज छोटा था, पानी ज्यादा लाद लिए तो इसकी आयनिक मोबिलिटी कम हो गई, ये ठुमुक ठुमुक के नहीं बस धीरे धीरे चलेंगे, ऐसा होता है। अब जरा ध्यान से समझो, देखो हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती साइज ऑफ आयन। साइज ऑफ आयन जितना छोटा होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, यहां पे सवाल क्या है, इसको पॉइंट ही मानो। सवाल क्या मानोगे, इसको एक पॉइंट मानो। यहां पूछा गया है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर हाइड्रेटेड रेडियाई। हाइड्रेटेड रेडियाई, देखो हाइड्रेटेड रेडियाई की बात उसने पूछा है, ठीक है। तो आयनिक रेडियाई जितनी छोटी होगी, तो यहां पे देख लो आयनिक रेडियाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल हाइड्रेटेड रेडियाई। आप जरा ध्यान से आओ, यहां जरा ध्यान से देखो, आयनिक रेडियाई की जहां तक बात आई तो सबसे बड़ी आयनिक रेडियाई किसकी हुई, सीजियम की, और सबसे छोटी आयनिक रेडियाई किसकी हुई, एलआई की, एलआई प्लस की। अब इन्हीं सारे आयनों को डाल दिया पानी में, अब ये सारे आयन हो गए एक्वस। देखो यही देखो, ये नॉर्मल था यहां पे, इसको पानी में डाला ये एक्वस हो गए। देखो इनके आगे एक्वस लिखा है। यहां पे देखो बट शब्द को बहुत ध्यान से समझो, लिखा है बट हाइड्रेटेड रेडियाई। देखो जो जितना जिसकी आयनिक रेडियाई जितनी छोटी थी उसकी हाइड्रेटेड रेडियाई उतनी ज्यादा बड़ी हो गई। क्लियर है? ये बहुत ध्यान से समझना और ये बहुत तगड़ा सवाल बनेगा बेटा, बहुत दमदार सवाल बनेगा। अब जरा ध्यान से समझो, अब आयनिक मोबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हाइड्रेटेड रेडियाई। अब लिथियम था तो छोटा, ज्यादा पानी लाद के बड़ा तो हो गया। अब मोबिलिटी, अब वो क्या हो रहा, जब छोटा बच्चा ज्यादा पानी लाद लेगा अपने ऊपर तो वो क्या करेगा, वो चल ही नहीं पाएगा या बहुत धीरे धीरे चलेगा, तो उसकी आयनिक मोबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। अब सीजियम बड़ा है, उसने पानी लाद लिया, वो बढ़िया एकदम ठुमुक ठुमुक के चल रहा है, समझ रहे हो।
तो क्या हुआ, अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रेटेड रेडियाई एंड आयनिक मोबिलिटी। अब देखो, अब हमारे पास ये ऑप्शन है 5। अब हाइड्रेटेड रेडियाई सबसे बड़ी किसकी है, Li प्लस की, फिर Na प्लस की, फिर K प्लस, Rb प्लस, Cs प्लस। लेकिन आयनिक मोबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी, किसकी, हाइड्रेटेड रेडियाई और आयनिक मोबिलिटी एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आयनिक मोबिलिटी सबसे ज्यादा Cs प्लस एक्वस की होगी और सबसे कम Li प्लस एक्वस की होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल बनेगा ये। आगे आ जाओ। उसके बाद है क्राइटेरिया फॉर सॉल्युबिलिटी। क्राइटेरिया फॉर सॉल्युबिलिटी, क्राइटेरिया फॉर सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी की क्या क्राइटेरिया है, कैसे सॉल्युबल होगा, है ना, सॉल्युबिलिटी। और ये भी है आयनिक कंपाउंड्स के लिए। देखो, जब किसी मॉलिक्यूल की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी और उसकी लैटिस एनर्जी कम होगी तो वो सॉल्युबल होगा। यानी सॉल्युबिलिटी के लिए फंडा याद रखो, हाइड्रेशन एनर्जी में देखो H आएगा और लैटिस एनर्जी में L आएगा। तो हाइड्रेशन एनर्जी हाई रखो और लैटिस एनर्जी को लो रखो। यदि जिस मॉलिक्यूल की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी उसकी लैटिस एनर्जी लो होगी तो उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत बेहतर होगी, और जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी और हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो सॉल्युबल अब होगा ही नहीं। क्लियर है। अब देखो, सेकेंड ए सल्फेट, सेकेंड ए सल्फेट ऊपर से नीचे जाने पे इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी ऑफ डाउन द ग्रुप, सॉल्युबिलिटी ऑफ सेकेंड ए सल्फेट, सेकेंड ए सल्फेट की सॉल्युबिलिटी ऊपर से नीचे जाने पे डिक्रीज करती है ना। जैसे BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4, BeSO4। तो देखो ये क्या है, कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। क्यों, कि उसकी हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा है, और BaSO4 का लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा है, इसीलिए कैसा है, ये इनसॉल्युबल लिखा है, एक ही में पढ़ना बेटा, इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन इट्स दैट लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी। अब जरा आगे आ जाओ। अब इन सवालों को बहुत कायदे से पढ़ना तो फायदे में रहोगे। इन एस ब्लॉक, एस ब्लॉक के मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल बाइकार्बोनेट्स, मेटल फ्लोराइड्स, ये क्या होती है, इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। ऊपर से नीचे जाओगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी घटेगी। जैसे मेटल, जैसे ऐसे समझो, जैसे मेटल ऑक्साइड जैसे Li2O, Na2O, सॉरी, जैसे Li2O, Na2O, K2O, ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होगी, इनकी सॉल्युबिलिटी घटेगी। ये ज्यादा सॉल्युबल होगा और ये कम सॉल्युबल होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझो, ये तो ये वाली बात हो गई। अब इन्हीं लोगों का, जैसे फर्स्ट ए के सारे लोगों का, अब ये पूरे एस ब्लॉक की बात चल रही, पूरे एस ब्लॉक, चाहे वो पहला हो और चाहे वो दूसरा हो। अब जरा ध्यान से समझो, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल फ्लोराइड, सबकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डाउन द ग्रुप क्या होगी, घटेगी। अब आ जाओ अपने डी ब्लॉक में, ये तो बहुत तूफानी बात है। मेटल सल्फाइड, देखो सल्फाइड लिखा है, हमने आपको एक जुगाड़ ATD बताया था, ATD, जैसे सल्फेट SO4, SO4-2, सल्फाइड SO3-2, और ये हो जाएगा S-2। तो ये कौन है, ये है सल्फेट, ये आपका कौन है, सल्फाइड, सल्फाइट, और ये क्या है, सल्फाइड। ठीक है, तो यही जुगाड़ है, A T और ये D, ATD। ठीक है, तो सल्फेट होगा तो SO4, सल्फाइट होगा तो SO3-2, और सल्फाइड होगा तो S-2। तो देखो डी ब्लॉक में मेटल सल्फाइड, अच्छा सल्फाइड क्या है, सल्फाइड क्या है, अब जरा ध्यान से समझो, सल्फाइड क्या है, यहां पे S-2 है ना,
जितने सल्फाइड हैं डी ब्लॉक के और जितने हैलाइड हैं वो सब वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। S-2 क्या हो गया? सल्फाइड। चलो आगे देखो, अब इसी के आगे सवाल है, जैसे हाँ ये भी पढ़ लो, ऑल मेटल नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट क्या होता है? जैसे NO3 माइनस, ये नाइट्रेट है, एंड मेटल एसीटेट, एसीटेट आप जानते हो जैसे CS3 COO माइनस, ये क्या हो गया? एसीटेट, आर वाटर सॉल्युबल। जितने भी नाइट्रेट होते हैं, एसीटेट होते हैं, वो सब वाटर सॉल्युबल होते हैं। अब सवाल बन गया एक धुआंधार सवाल, क्या है? लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में कौन सॉल्युबल है ना? अब जरा ध्यान से समझो, यहां लिखा है Na2S, यहां लिखा है ZnS, यहां लिखा है NiS। अब ये क्या है? सबके सब सल्फाइड हैं। अब अभी पीछे पढ़ के आ रहे हो कि जितने डी ब्लॉक के मेटल सल्फाइड हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल हैं। अब जरा यहां ध्यान से आ जाओ, अब ये सारे लोग कहां के हैं? ये सारे लोग डी ब्लॉक के हैं, तो कौन सा बंदा होगा जो वाटर में सॉल्युबल होगा? कौन है वो? S ब्लॉक का Na2S, ये वाटर सॉल्युबल होगा। ठीक है, डी ब्लॉक मेटल सल्फाइड्स आर वाटर इनसॉल्युबल। अभी पढ़ के आए हो। दूसरा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनसॉल्युबल इन वाटर। अब जरा ध्यान से समझो, ये देखो, ये डी ब्लॉक का है बट नाइट्रेट है, ये आपका S ब्लॉक का है, नाइट्रेट है, ये आपका P ब्लॉक का, ये आपका P ब्लॉक का है, ये भी आपका एसीटेट है। तो एसीटेट हो कहीं का भी, नाइट्रेट हो कहीं का भी, सबके सब कैसे हैं बेटा? कैसे हैं? सबके सब सॉल्युबल हैं। लेकिन डी ब्लॉक के हैलाइड्स, डी ब्लॉक के हैलाइड्स, डी ब्लॉक के हैलाइड्स, मेटल हैलाइड जितने भी हैं, ऑल डी ब्लॉक मेटल हैलाइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। दैट इज ऑप्शन कौन सा सही निकला? HgCl2। AgNO3 को लूनार कास्टिक भी बोलते हैं, LUNARCAUSTIC, लूनार कास्टिक। ठीक है, इस तरीके से आपका फजान रूल खत्म होता है, इस तरीके से आपका लैटिस एनर्जी खत्म होता है और इस तरीके से आपका हाइड्रेशन एनर्जी खत्म होता है। धन्यवाद।